इस वीडियो में हम इन्वेंट्री से रिलेटेड बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास हम इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर देखते हैं, हमारे पास सेटअप है, प्रोडक्ट सर्विसेज है। आप यहाँ पे अपने आइटम्स सारे देख सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वेयर हाउसेज है, आपके डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे आप अपने आइटम्स मैनेज करते हैं। ट्रांजैक्शंस हैं, रिपोर्ट्स आपके पास वैल्यूएशन समरी की रिपोर्ट है, वैल्यूएशन डिटेल है, इसी तरह परचेज समरी, सेल्स समरी। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज देखते हैं। कैटेगरीज के अंदर आप डिफरेंट किस्म की अपनी कैटेगरीज डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक फ़ोन अगर आपने अपने ऐड करने हैं तो आप एक कैटेगरी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कैटेगरी को एडिट भी कर सकते हैं। फिर हम बाकी सेटअप्स के अंदर देखते हैं। बाकी सेटअप्स के अंदर हमारे पास ब्रांड है, मॉडल है, कैपेसिटी है। ये जब आप आइटम डिफ़ाइन करते हैं तो आपको इनकी सिलेक्शन करनी होती है, वो आपकी मर्ज़ी होती है। कुछ रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ रिक्वायर्ड नहीं होती। हम अब आइटम टाइप्स की तरफ देखते हैं। आइटम टाइप्स में सिस्टम जनरेटेड आइटम टाइप्स डिफ़ाइन होती हैं, जैसा इन्वेंट्री पार्ट को अगर आप देखें, ये हम इनके सिलेक्शन में होता है कि सेल्स में दिखे, परचेज में दिखे, इनकी ट्रैक क्वांटिटी हो। ट्रैक क्वांटिटी का मतलब ये है कि इन अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो क्वांटिटी सेल आउट नहीं हो सकती। बट अगर हम सर्विसेज में देखें, सर्विसेज में ट्रैक क्वांटिटी हमने सेलेक्ट नहीं की होती, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास आइटम्स की क्वांटिटी ऑन हैंड ज़ीरो है तब भी हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह के जैसे हमने सीरियलाइज डिफ़ाइन की हुई है एक टाइप, तो इसके अंदर हमने इस सीरियल वाला सेलेक्ट किया हुआ है। इस सीरियल उन आइटम्स के लिए ज़रूरी होता है, लाइक जिस तरह फ़ोन होते हैं हमारे पास, उनके लिए IMEI बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स के अगर हमने आइटम्स हमारे पास होते हैं तो हम एक टाइप होती है हमारे पास, तो उसके अंदर हम परचेज़ की जगह प्रोडक्शन सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी ट्रैक क्वांटिटी होती है, ज़ीरो से नेगेटिव हमें सेल आउट नहीं करनी देती। इसके अलावा हम अपनी कस्टम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं आइटम टाइप। तो जब हम एक आइटम जनरेट कर रहे होते हैं तो हमें एक आइटम टाइप देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी बेस पे ही एक आइटम बिहेव करता है कि उसने किस तरीके से परफॉर्म करना है। ओके, अब हम अपने आइटम्स की स्क्रीन पे चलते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस स्क्रीन पे आपको आपकी कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिस्ट हुई होती हैं। यहाँ पे आप किसी को भी एडिट कर सकते हैं, ऐड मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम और कोड दिख रहा है, जो कि यूनिक होना चाहिए। कोड आइटम सिस्टम जनरेटेड होता है। इसके अलावा कैटेगरी, आइटम टाइप, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी ऑन हैंड, एलोकेटेड अवेलेबल क्वांटिटी एंड एलोकेटेड क्वांटिटी। एलोकेटेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो भी सेल ऑर्डर में मौजूद होती है, मगर अब जी सिस्टम से आउट नहीं होती, मतलब कि उसकी इनवॉइस क्रिएट नहीं हुई होती। और अगर आप आइटम को एक्सपेंड करें तो यहाँ आपको डिफरेंट लोकेशंस पे अपनी आइटम की क्वांटिटी पता चलेगी कि आपकी किस लोकेशन पे कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस आइटम को ओपन करता हूँ तो इसको ये हमें बता रहा है कि मेन ऑफिस में इसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है और दूसरे वेयर हाउसेस में कितनी पड़ी हुई है। और इसी तरह हम एक आइटम अपना क्रिएट कर सकते हैं प्लस प्रोडक्ट सर्विसेज में। यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम की। अगर आपके पास कोई आपने नई कैटेगरी आपने जनरेट करनी है तो आप इन्वेंट्री सेटअप कैटेगरीज में जाके क्रिएट कर सकते हैं और आप रन टाइम पे भी ये आइटम कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आइटम कोड, ये सिस्टम जनरेट कर देता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारे पास आइटम टाइप है कि कौन सी टाइप की हम आइटम्स ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर मैं इसको इन्वेंट्री सीरियलाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आइटम नेम यूज़र ख़ुद भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सिस्टम को भी अलाउ कर सकता है कि सिस्टम खुद क्रिएट कर दे। अगर यूज़र चाहता है कि उसने खुद क्रिएट करना आइटम नेम तो वो यहाँ जस्ट टाइप कर देगा। अगर सिस्टम कुछ जनरेट करना चाहता है तो ये इज़ ऑटो जनरेट आइटम नेम पे सिलेक्शन कर देगा। देन सिस्टम इन 6 एट्रीब्यूट्स की बेस पे एक आइटम नेम जनरेट कर देगा। सबसे पहले मैं ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई मॉडल मौजूद नहीं है, मुझे A10S सेलेक्ट करना है तो A10S स्पेसिफिकली नहीं है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ।
रन टाइम पे। उसके बाद मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ A10S। उसके बाद कैपेसिटी में इसको सिलेक्ट कर लूँगा, देन इसकी कैरियर, उसके बाद कलर और देन कंडीशन। और ये 6 एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे पास, ये ऑप्शनल होते हैं। मैं इनमें से जो सिलेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। फिर मैं इसके इन्वेंट्री के अंदर आ जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ये इन्वेंट्री एसिड अकाउंट होता है, मीन्स कि आपकी इन्वेंट्री कभी इन या आउट होगी तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट में इस अकाउंट पे हिट करेगा। अकाउंटिंग ऑलरेडी आइटम्स के साथ इंटीग्रेटेड है। इसी तरह हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री आउट होगी तो वो वाले किस अकाउंट को हिट करेगी, तो वो एक जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो इस वाले अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जब आपकी एक किसी आइटम से इनकम जनरेट होती है, जितनी भी सेल्स आपकी जनरेट होती है, तो वो आपको सेल्स का एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। ये आप मज़ीद अपने अकाउंट्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख सकते हैं, आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अकाउंट्स। मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा एक आइटम क्रिएट हो गया। इसके अंदर अब वापस आइटम कार्ट पे चलते हैं। ओके, ये आइटम नेम आप देख सकते हैं, उसने जो भी मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए थे उनकी बेस पे उसने नाम जनरेट कर दिया है। और अभी तक मेरे पास 000 इसकी अवेलेबल क्वांटिटी ऑन हैंड है। आइटम टाइप इसकी सीरियलाइज्ड है। अब हम वेयर हाउस इन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मूव करते हैं। जिस तरह एक कंपनी अपनी डिफरेंट लोकेशंस मैनेज कर रही होती है विद इन अ सिटी और मल्टीपल सिटीज़, तो इसके लिए आप मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि आपकी इन्वेंट्री किस लोकेशन पे कितनी पड़ी हुई है। आप किसी एग्जिस्टिंग वेयर हाउस को भी एडिट कर सकते हैं, कोई भी आपने इंफॉर्मेशन अपने स्ट्रीट एड्रेस वगैरह अपना लिख सकते हैं। इसी तरह आपको आइटम्स की डिटेल ये दिखा रहा है कि कौन सा आइटम किस कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है इस लोकेशन पे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होती है, जिसमें सेल्स परचेज अभी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। सेल्स परचेज के मॉड्यूल में नज़र आएंगी। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। क्रिएट एडजस्टमेंट बेसिकली तब क्रिएट की जाती है जिस तरह आपकी कोई इन्वेंट्री डैमेज हो गई है या आपने काउंटिंग की तो आपको फिज़िकली ज़्यादा पड़ी हुई है, सिस्टम में कम पड़ी हुई है, तो फिर आप उसके लिए एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं इसकी क्वांटिटी, करंट एग्जिस्टिंग क्वांटिटी जो मेरे पास फिज़िकल पड़ी हुई है वो मुझे देनी पड़ेगी। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफरेंस इसका कैलकुलेट कर लेगा और करंट एवरेज कॉस्ट की बेस पे वैल्यू इस फील्ड में शो कर देगा। इसी तरह मैं दूसरा आइटम ले लेता हूँ, वहाँ पे भी मैं इसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी डाल देता हूँ, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली शो कर दी है इसकी वैल्यू। इसके बाद मैं एक सीरियलाइज आइटम ले लेता हूँ। सीरियलाइज आइटम हमने जब इन्वेंट्री टाइप डिफाइंस के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये मौजूद था कि सीरियलाइज आइटम टाइप जितनी भी होंगी उनके अंदर हमें IMEI उतने ही मौजूद होने चाहिए। मैं आपको सबसे पहले सीरियलाइजेशन के मॉड्यूल की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे हमने IMEI इसके आइटम्स के हर आइटम्स के दिखा रहे हैं जब वो परचेज़ करते हैं हम या सिस्टम में इन होते हैं। यहाँ पे मैं सीरियलाइजेशन, यहाँ पे हमारे पास सारे सीरियल नंबर हर आइटम्स के मौजूद होते हैं। ये सीरियल नंबर दिखा रहे हैं, ये आइटम्स जिस अगेंस्ट ये सीरियल नंबर है, और हम इनकी स्टेटस को देख सकते हैं। जैसा मैं सोल्ड देख रहा हूँ, ये जितने भी IMEI हैं सारे सोल्ड हो गए हैं। अगर मैं इनकी हिस्ट्री की तरफ देखूँ तो ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये इस बिल के थ्रू आया था और ये इस बिल इनवाइस के थ्रू सिस्टम से आउट हो गया। इसी तरीके से मैं स्टेटस अगर मैं सारे देखना चाहूँ तो मैं जितने भी सारे स्टेटस क्या ये मैं वन गो में देख सकता हूँ। और इसके अलावा सर्च की ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मैं एक एडजस्टमेंट क्रिएट करते हैं सीरियलाइज आइटम की। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है आइटम जिसकी अवेलेबल क्वांटिटी 7 शो कर रहा है। मैं यही आइटम सर्च के अंदर इनपुट कर देता हूँ। ये मेरे पास सारे IMEI इस आइटम के दिखा रहा है। ओके, मैं जस्ट स्टेटस
स्टॉक वाले देखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास स्टॉक वाले दिखा रहा है कि 7 IMEIs मेरे पास स्टॉक में मौजूद हैं। और अगर मैं पहले 2 IMEIs की एडजस्टमेंट क्रिएट कर देता हूँ, इसके अलावा मैं इसको न्यू क्वांटिटी दे देता हूँ 5, तो ये -2 ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैलकुलेट कर दी है। और मैं अभी इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देता हूँ। ओके, मेरी ट्रांजैक्शन सेव हो चुकी है। ओके, फिर मैं दोबारा सीरियलाइजेशन के मॉड्यूल पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं इस आइटम को दोबारा सर्च कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब इसकी 5 IMEIs दिखा रहा है। अगर मैं देखूँ इसके डिलीटेड स्टेटस पे, तो ये मुझे 2 IMEIs जो मैंने अभी डिलीट किए हैं वो शो कर रहा है। इसके अलावा मैं इसकी हिस्ट्री देख सकता हूँ। हिस्ट्री बिल के थ्रू आया और ये एडजस्टमेंट के थ्रू सिस्टम से डिलीट हो गया। इसी तरह दूसरे आइटम की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। ये भी सेम हमें दिखा रहा है कि इस बिल के थ्रू आया और इस एडजस्टमेंट के थ्रू। अब मैं इस एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक भी करके हम देख सकते हैं कि इस IMEI किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इसका स्टेटस, ये जो करंट स्टेटस दिखा रहा है वो चेंज हुआ था। अब हम अपने ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव करते हैं। ओके, हमारे पास अब साइट ट्रांसफ़र है। साइट ट्रांसफ़र वो ट्रांजैक्शंस होती हैं अगर आपने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में मूव करनी हो। सम फ्रॉम वेयर हाउस में जहाँ से मूव करनी है, और जो टू वेयर हाउस है जिस वेयर हाउस में हमने मूव करनी है। तो मैं 2 आइटम्स ले लेता हूँ। सेकेंड रॉ मटेरियल ले लेते हैं। ये इन्वेंट्री पार्ट के हैं आइटम्स, इसी वजह से इस लिस्ट में शो हो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ जिन जिन की ट्रांजैक्शन क्वांटिटी हमने रखी होती है, ट्रू की होती है, वो आइटम टाइप्स हमारे पास आ रही होती हैं। ओके, अब हम आइटम्स की डिफरेंट लोकेशंस पे देख लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल 1 है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास सिर्फ मेन ऑफिस में पड़ा हुआ है, वायोमिंग ऑफिस में 0 पड़ी हुई है। इसी तरह रॉ मटेरियल 2 वो भी हमारे पास मेन ऑफिस में पड़ा हुआ है और हमारे पास वायोमिंग में नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह हम एक सीरियलाइज आइटम देख लेते हैं। ओके, ये मेन वेयर हाउस में 5 पड़ी हुई है और वायोमिंग में 0 पड़ी हुई है। अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, नाउ मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र क्वांटिटी दे देता हूँ 2, कि मैंने सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ मूव करनी है। अब हम सीरियलाइजेशन के स्टॉक हिस्ट्री में देख लेते हैं। ये डिलीटेड हो चुके हुए हैं। अच्छा, डिलीटेड IMEI अगर एक दफ़ा सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे तो वो दोबारा मूव वगैरह नहीं हो सकते। हम इस तरह एक ट्राई करके देख लेते हैं। अभी सिस्टम को एक एरर जनरेट कर देना चाहिए। यस, ये सिस्टम ने हमें एक एरर दे दिया कि ये इस वाले ट्रांजैक्शन नंबर के अंदर सिस्टम में मौजूद नहीं है। ओके, अब हम सिर्फ स्टॉक वाले देख लेते हैं। ठीक है, हम ये पहले 2 आइटम्स को मूव कर देते हैं वायोमिंग ऑफिस के अंदर। ये सीरियलाइज आइटम के लिए IMEIs देना ज़रूरी है। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास सेव हो गई है मेरी ट्रांजैक्शन। अब मैं दोबारा सीरियलाइजेशन पे जाते हैं। वहाँ पे इन 2 IMEIs का वेयर हाउस लोकेशन चेक करते हैं। ओके, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये मुझे बता रहा है कि ये 2 IMEIs अब मेरे पास वायोमिंग ऑफिस में मौजूद हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहूँ तो ये मुझे बता देता है कि जी ये हमारे पास इस मेन वेयर हाउस ऑफिस से डिलीट हुआ है और वायोमिंग ऑफिस में स्टॉक हो गया। अब ये मुझे साथ में ट्रांजैक्शन नंबर भी दिखा रहा है कि किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ये परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे मेरे पास इसकी लेटेस्ट स्टेटस इस IMEIs के डिटेल में दिखा रहा है। ओके, अब हम इसको भी एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने आइटम कार्ड को, इसमें भी देख लेते हैं। अब ये मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर मूव हुई हैं। सिर्फ वेयर हाउस लोकेशंस की क्वांटिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह ये मुझे बता रहा है मेन वेयर हाउस में इतने रह गए हैं और वायोमिंग ऑफिस में अब इतने हो गए हैं। इसी तरह दूसरे आइटम के भी ये मुझे बता रहा है कि मेन ऑफिस में इतने हो गए हैं और सेकंड वेयर हाउस में इतने हो गए हैं। इस जो हमारे पास ये दूसरा आइटम है, हमने जो आइटम लिया था वो ये वाला है। ठीक है, इस वाले आइटम के अंदर भी ये मुझे बता रहा है मेन ऑफिस में 3 रह गए हैं और वायोमिंग ऑफिस में 2। ओके, नाउ
हमारी ये ट्रांजेक्शन्स ओके, जो हमारी प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने की होती हैं वो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद आ रही होती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ जिन वैल्यू की बेस पे ये हुई होती है तो इनका जो टोटल बन रहा होता है वो भी आ रही होती है। हम किसी को भी एडिट करके ओवरव्यू कर सकते हैं उस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को। ये इस तरीके से हमारे पास हमारी ट्रांजैक्शंस जो हमने डिस्कस की वो एडजस्टमेंट और साइड ट्रांसफ़र थी। अब हम कुछ रिपोर्ट्स की तरफ देख लेते हैं। जैसा वैल्यूएशन समरी रिपोर्ट होती है आइटम्स के अंदर। वैल्यूएशन समरी रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है कि आपके पास करंट सिस्टम के अंदर कितनी आइटम्स मौजूद हैं। हम कैटेगरी की बेस पे भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं और ये मेरे पास बता रहा है कि मेरे पास क्वांटिटीज़ इतनी हैं। करंट मूविंग एवरेज कॉस्ट ये आप यहाँ पे दिखाते हैं हम, तो ये उसकी बेस पे आपकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल शो कर रहा होता है। इसी तरीके से हम यूनिट प्राइस भी दिखा रहे होते हैं जो करंट आपने सेट की होती है आइटम्स की, तो उसकी बेस के ऊपर ये रिटेल प्राइस शो कर कैलकुलेट करता है। इसी तरीके से आप प्रिंट भी ले सकते हैं ईजिली अपनी रिपोर्ट्स का। इसके अलावा हमारे पास दूसरी रिपोर्ट आ जाती है वैल्यूएशन डिटेल की, कि एक आइटम किस तरीके से किस उसमें मूव हुआ है सिस्टम के अंदर। कोई भी क्वांटिटी उसकी मूव होती है तो उसकी एक वैल्यूएशन डिटेल के अंदर आपको हिस्ट्री जनरेट हो जाती है एक आइटम की। अब जिसे आप आइटम वाइज सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला आइटम देख लेता हूँ जिसकी हमने की थी। अब ये मुझे दिखा रहा है वेयर हाउस की बेस पे इनकी मूविंग ऑफ क्वांटिटीज़ दिखा रहा है हर एक आइटम की। अब हमने ये एक एडजस्टमेंट की थी तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपने टू क्वांटिटी की इसकी माइनस हुई है तो आपके पास कितनी क्वांटिटी बैलेंस बच गया और ये इस वैल्यू से माइनस हो गई थी। ये इसका कंप्लीट एक तरीका होता है कि ये आपको पूरी डिटेल हम इसके अंदर दिखा रहे हैं वैल्यूएशन डिटेल के अंदर। ये वेयर हाउस की बेस पे ग्रुप हुआ होता है। आप वेयर हाउस बेस वाइज इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से आप हम इस वाले आइटम्स को भी देख लेते हैं जिस रॉ मटेरियल 1 को, और इसमें भी ये मुझे दिखा रहा है कि इस आपकी ये क्वांटिटी इससे माइनस हुई और फिर इससे माइनस हुई इस ट्रांसफ़र के थ्रू, और इस ट्रांसफ़र के थ्रू दूसरे वेयर हाउस में ऐड अप हो गई है। सिमिलरली हम दूसरे वेयर हाउस दूसरी आइटम्स को भी देख लेते हैं इसमें। तो ये मुझे अब यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी इनकी शो कर रहा है। इसी तरीके से आप वैल्यूएशन डिटेल कंप्लीट अपनी देख सकते हैं। इसके पर हमारे पास परचेज समरी की रिपोर्ट, हम जाते हैं परचेज समरी की रिपोर्ट में। परचेज समरी की रिपोर्ट हमारे पास ये बताती है कि एक आइटम अगर कोई ट्रांजेक्शन्स की परचेज़ की कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स इस आइटम के अगेंस्ट हुई हैं। अब जैसा सीरियलाइज आइटम है तो यहाँ पे ये सीरियल के एक ओवरव्यू दे रहा है कि ये सीरियल नंबर इस ट्रांजेक्शन के थ्रू आए थे आपके पास। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं, आइटम वाइज सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से रॉ मटेरियल 1 तो इसमें सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद नहीं होते तो सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम सारे आइटम्स देखना चाहें देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर का कॉलम ना दिखे तो हम यहाँ से एक हाइड कर देते हैं तो ये हमें सीरियल के बगैर ये पूरी डिटेल इसकी दिखा रहा है कि एक आइटम किस किस ट्रांजैक्शन के थ्रू सिस्टम में परचेज़ किया गया है या इन किया गया है। इसी तरह हमारे पास सेल समरी की सेम रिपोर्ट, हमारे पास सेल समरी की भी रिपोर्ट है कि एक आइटम किस किस ट्रांजैक्शंस की बेस पे सेल आउट हुआ है, इन सिस्टम से आउट हुआ है। ये आपके पास पूरी एक सेल्स की रिपोर्ट बन जाती है कि किस यूनिट प्राइस के अगेंस्ट किस किस टोटल वैल्यू के अगेंस्ट सिस्टम से आउट हुआ है। इसमें भी सिमिलरली आप सीरियल नंबर की एक जस्ट एक समरी दिखा रहा होता है कि अगर कोई सीरियलाइज आइटम है तो उसके सीरियल नंबर ये इंक्लूड थे इस सीरियल नंबर के अगेंस्ट, तो आप उस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास हमारे पास ये रिपोर्ट फिर हमारे पास इन्वेंट्री सेल्स मार्जिन समरी आ जाती है। जब आप एक आइटम्स की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी हैं, किस वैल्यू पे सोल्ड हुई थी और कौन सी उसकी करंट एवरेज कॉस्ट जो जिसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आउट हुई थी, ये आपको पूरी इसकी मार्जिन समरी रिपोर्ट एक दिखा देता है कि आपको कितना प्रॉफिट एक आइटम्स के अंदर रिसीव हुआ है। ये सोल्ड वैल्यू और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैल्यू माइनस करके ये आपको मार्जिन कैलकुलेट करके दे देता है। इसी तरीके से हमारे पास सिस्टम के अंदर बल्क अपडेट आइटम्स का भी फीचर है। जिस तरह मैं कैटेगरी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे फ़ोन्स की कैटेगरी के आइटम्स दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर
एक ही साथ मैं यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस अपडेट करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने इस आइटम की यूनिट कॉस्ट मैंने चेंज कर दी है और ये करंट कॉस्ट होती है, ये यूनिट कॉस्ट और ये यूनिट प्राइस मैं इन आइटम्स की चेंज कर देता हूँ। और अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये एक साथ ही इन सब आइटम्स को सेव कर देगा जो इसके अंदर वैल्यू के अंदर शो हो रही हैं। ये सिस्टम ने इसके अंदर हमारे पास यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस सेव कर दी है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमने यूनिट प्राइस इसकी अपडेट की थी और इस वाले की यूनिट प्राइस ये अपडेट हो गई है जो हमने नया आइटम क्रिएट किया था। ओके, अब हम अकाउंटिंग के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी डिटेल देखते हैं जो ट्रांजेक्शन्स हमने की थी। ओके, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री का ये अकाउंट है, इसके हम रजिस्टर पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये हमें इसकी कंप्लीट डिटेल दिखा रहा है इस इन्वेंट्री अकाउंट की कि किस वैल्यू के अगेंस्ट ये हमारे पास इंक्रीज़ हुआ था और किसके अगेंस्ट ये डिक्रीज़ हुआ था। अब ये हमारे पास हम किसी की डिटेल देखना चाहें किसी ट्रांजैक्शन की वो भी देख सकते हैं। अब जैसे कैसे ये मेरे पास परचेज़ रिटर्न के अगेंस्ट ये दिखा रहा है कि ये डिक्रीज़ हुआ है, तो हम इसकी डिटेल पे चले जाते हैं। तो ये मुझे उस ट्रांजैक्शंस की डिटेल पे ले जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इसकी ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी 6000। ओके, अब हम इसकी इस तरीके से कंप्लीट हिस्ट्री देख सकते हैं इस अकाउंटिंग के चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। ये हमें डिटेल दिखा रहा है कि इस ट्रांसफ़र के अगेंस्ट अब ये मल्टीपल आइटम्स थे, तो ये हर एक आइटम्स की डिफरेंट एक ट्रांजैक्शन ऐड करता है आइटम वाइज। अब एक ट्रांजैक्शन के अंदर जिस तरीके से दो आइटम्स थे तो वो दो एक जनरेट कर देगा इसकी। जैसे ये एडजस्टमेंट के अंदर इसके दो आइटम्स इंक्लूड थे तो दो आइटम्स उसने अलग अलग डिफरेंट एंट्रीज़ कर दी हैं। और सिमिलरली हमारे पास ट्रांसफ़र के भी ये दिखा रहा है कि ट्रांसफ़र के अगेंस्ट आपकी ये डिक्रीज़ हुई है, साथ ही ये इंक्रीज़ हो गई, ये डिक्रीज़ हुई है, साथ ही ये इंक्रीज़ हो गई है। क्योंकि ट्रांसफ़र का बेसिकली इम्पैक्ट यही होता है कि एक वेयर हाउस से ऐड होती है, एक वेयर हाउस से माइनस होती है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डिटेल होती है अकाउंट्स की। अब जिस तरीके से मैं इसकी डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसी ट्रांसफ़र में ले जाएगा जो हमने क्रिएट की थी। और सिमिलरली मैं वापस बैक उसी जगह पे अपने आ सकता हूँ।